प्रिय भाई बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट। इसके पहले की कक्षा में हमने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था, क्वालिफायर, हेडवर्ड। क्वालिफायर को पुनः तीन भागों में बांटा गया था, डिटरमिनर, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज। इसके बारे में विस्तार से हमने इसके पूर्व वाली कक्षा में पढ़ा है। आज हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला है वर्ब अर्थात क्रिया, दूसरा है ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म और तीसरा है कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक। अब एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें यहां से जानने को मिल रही है वो ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट्स को अलग करने में कभी कभी हमारे समक्ष दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हाउ कैन वी सेपरेट द सब्जेक्ट पार्ट एंड द प्रेडिकेट पार्ट्स, हाउ कैन वी नो। तो यहां हम देखते हैं कि प्रेडिकेट पार्ट्स में जो सबसे पहला भाग है वो है वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और कॉम्प्लीमेंट उसके बाद आएगा। अर्थात प्रेडिकेट पार्ट को अलग करने के लिए हम क्रिया का चुनाव करते हैं। क्रिया जहां भी हमें मिल जाए वहां से लेकर के उसके दाईं ओर जितना भी भाग होता है वो पूरा प्रेडिकेट पार्ट होता है। यह एक संकेत क्लू है जिसकी सहायता से हम प्रेडिकेट पार्ट को आसानी से अलग कर सकते हैं। पहला भाग है वर्ब अर्थात क्रिया। इसके पूर्व की कक्षा में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले भाग में क्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ा। वर्ब क्रिया, क्रिया का तात्पर्य होता है ऐसे शब्द जिससे कार्य का बोध हो। ऐसे शब्द जिनसे कार्य का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है, इसमें रीड्स वर्ब है। अब यहां हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करना चाहें तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट पार्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट पार्ट। क्रिया के बाद से दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, इसमें जो क्रिया है वो है आर गोइंग। ये पूरा भाग क्रिया है। गो माने जाना एक्शन वर्ड है और इसके भाव को पूर्ण करने के लिए आर का प्रयोग किया गया है सहायक के रूप में, इसलिए इसको सहायक क्रिया कहते हैं। लेकिन दोनों जो है क्रिया है। अब इसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अलग करना चाहें तो क्रिया से लेकर के जो उधर का हमारा हमारा प्रेडिकेट पार्ट और इधर का सब्जेक्ट पार्ट। थर्ड, सोहन इज राइटिंग ए लेटर। सोहन एक पत्र लिख रहा है। अब यहां पर क्रिया है इज राइटिंग। राइट मींस होता है लिखना, एक्शन वर्ड है जिससे काम का बोध हो रहा है। उसके भाव को पूर्ण करने के लिए इसका प्रयोग हुआ है सहायक के रूप में, इसलिए इस यहां पर सहायक क्रिया है। तो यहां से लेकर के ये पूरा पार्ट वर्ब है। अब हम यहां देखें तो यहां तक ये पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में सर्वप्रथम जो है वर्ब आया हुआ है और फिर ये ऑब्जेक्ट है। अभी बताएंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। चौथा है यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। यहां हम देखें तो वर्ब जो है कंप्लीटेड। कंप्लीट माने होता है पूर्ण करना, एक्शन वर्ड है जिससे काम का बोध हो रहा है। उसके भाव को पूर्ण करने के लिए सहायक के रूप में हैव का प्रयोग हुआ है, इसलिए हैव हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। अब यहां हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को अगर अलग करना चाहें तो यहां से लेकर के ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट है और ये यू ये हमारा सब्जेक्ट है। तो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट में जो सबसे पहला टर्म है वो है वर्ब अर्थात क्रिया। क्रिया मतलब ऐसे शब्द जिनसे कार्य का बोध होने क्रिया कहते हैं। प्रेडिकेट पार्ट को अलग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें क्रिया को जानना और पहचानना। क्रिया को लेकर के जितना भी दाएं तरफ का भाग होता है वो सब प्रेडिकेट होता है। सेकेंड जो टर्म है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है कर्म। अब कर्म क्या है? क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्रिया का प्रभाव कभी कभी क्या होता है कि कार्य का प्रभाव केवल कर्ता तक सीमित होता है, जैसे ही रीड्स, वह पढ़ता है। यहां पर क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक सीमित है।
लेकिन अगर हम कहें ही रीड्स ए लेटर, तो पढ़ना का प्रभाव लेटर एक दूसरे शब्द पर पड़ रहा है। तो क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति पर कभी कभी पड़ता है अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब प्रभाव पड़ने के आधार पर ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति पर भी पड़ सकता है, वस्तु पर भी पड़ सकता है। तो पहला जो प्रकार है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इससे सजीव का बोध होता है, अर्थात जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सजीव का बोध कराते हैं। मतलब क्रिया का प्रभाव किसी सजीव पर पड़ता है, तो सजीव का बोध कराने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसे पता करेंगे हम कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो क्रिया से पहले किसी अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द आता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आगे देखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव का बोध कराते हैं, अर्थात इनसे निर्जीव का बोध होता है। इसको कैसे पता करेंगे? तो क्रिया से पूर्व क्या शब्द लगा करके प्रश्न पूछने पर उत्तर में जो शब्द आता है वही होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए हमने ऑब्जेक्ट को पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। व्यक्ति अथवा वस्तु अर्थात ये सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। इसके आधार पर ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सजीव का बोध कराते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये निर्जीव का बोध कराते हैं। ठीक है, सजीव और निर्जीव का भेद हम कैसे करेंगे? सजीव क्रिया से पहले किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर हम सजीव का बोध करा सजीव को पाते हैं, और क्या क्रिया से पहले क्या प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द आता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही राइट्स ए लेटर, अब यहां पर देखें तो राइट्स क्रिया है और इसका प्रभाव जो पड़ रहा है लेटर या निर्जीव है, तो ये होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पता करने के लिए डायरेक्ट है और इनडायरेक्ट है। अब जैसे ही राइट्स ए लेटर, वह लिखता है, तो क्या लिखता है? क्या लिखता है कि प्रश्न का उत्तर मिल रहा हमें ए लेटर, तो ए लेटर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मोहन बॉट ए कार, यहां पर वर्ब है बॉट, वह खरीदा। अब क्या खरीदा? तो क्या का उत्तर आ रहा है, क्या खरीदा? ए कार, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। He wrote his principal an application, यहां हम देखें तो रोड लिखा, इसके बाद ज्यादा शब्द आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट को हमने देखा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक शब्द मात्र आ रहा था, एक वस्तु का। अब यहां ज्यादा शब्द आ रहा है तो दोनों को ट्राई कर लेते हैं। जैसे वह लिखा, किसे अथवा किसको लिखा, तो उत्तर आ रहा है इस प्रिंसिपल, तो यह है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लिखा? एन एप्लीकेशन, यह है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में हमें दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। तरीका वही है, क्रिया से क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर में कोई शब्द आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां में देखा ही रोट हिज प्रिंसिपल एन एप्लीकेशन, लिखा, किसे लिखा? अपने प्रधानाचार्य को। क्या लिखा? एन एप्लीकेशन। दोनों प्रश्नों का उत्तर आ रहा है, इसलिए इस वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों उपलब्ध हैं। ही रोट हिज फादर ए लेटर, लिखा, किसे लिखा? हिज फादर, अपने पिता को। सजीव है अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या लिखा? ए लेटर, एक पत्र लिखा, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार हमने देखा कि जो तीसरा और चौथा उदाहरण है उसमें हमें दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। क्रिया से पहले किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर भी उत्तर मिल रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव का बोध हो रहा है। और क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिल रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव का बोध हो रहा है। ठीक, तो
ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो सजीव का बोध कराते हैं। इनकी पहचान कैसे होती है? क्रिया से पहले किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में अगर कोई शब्द आ रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव होगा। दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्रिया से पहले क्या शब्द लगा करके प्रश्न करने पर उत्तर में कोई शब्द आ रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और वो निर्जीव होगा। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक। अब इसके नाम से ही पता चल जाए, पूरक मतलब पूरा करने वाला। यहां पर बी क्रिया है, बी क्रिया होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 फॉर्म होते हैं, बी है, डू। बी क्रिया के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं आती हैं, इज, एम, आर, वाज और वेयर। कुछ और क्रियाएं भी होती हैं अदर देन बी, इसलिए एक्सेट्रा लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, पूरक होता क्या है? बी क्रियाओं के बाद वाक्य के भाव को पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक कहलाते हैं। फिर से देखें, बी क्रियाओं के बाद अर्थात यदि वाक्य में बी क्रियाओं का प्रयोग है, इज, एम, आर, वाज या वेयर का प्रयोग है, तो उनके बाद वाक्य के भाव को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं अर्थात पूरक कहते हैं। जैसे इस विवाद देखिए, अब अगर हम वाक्य को यहीं तक सीमित कर दें विवाद, तो वाक्य का भाव पूर्ण नहीं होगा। इसके भाव को पूर्ण करने के लिए कुछ और शब्दों को लाना पड़ेगा। ही वाज ए किंग, वो एक राजा है। यहां पर है कॉम्प्लीमेंट आपका किंग, ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर देखें तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा टर्म है? नाउन। कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, इसको हम नाउन कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। दूसरा वाक्य देखें, राम वाज। अगर हम वाक्य को यहीं तक सीमित कर दें तो इसका भाव पूर्ण नहीं होगा। इसके भाव को पूर्ण करने के लिए शब्द जो प्रयुक्त हो रहा है वो है क्लेवर। कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, टर्म्स की बात करें तो क्लेवर में चालाक एडजेक्टिव है। यहां पर क्लेवर कॉम्प्लीमेंट है, टर्म एडजेक्टिव है, तो हम इसको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तीसरा, दे आर स्टूडेंट। अब यहां तक सीमित करें तो वाक्य का भाव पूर्ण नहीं है, स्टूडेंट का प्रयोग करना पड़ेगा वाक्य के भाव को पूर्ण करने के लिए। तो ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट में क्या है? स्टूडेंट मींस छात्र, नाउन है, तो यह नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा। चौथा है सी इज लेजी, वह आलसी है। यहां पर वाक्य के यहां तक सीमित करें, बी क्रिया तक सीमित कर दें तो इसका भाव पूर्ण नहीं होगा, लेजी का प्रयोग हुआ है। और ये है आपका एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट है और टर्म क्या है? ये एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अंतिम देखिए, द कप्स आर ऑन द टेबल। यहां भी आप इसके भाव, इसके शब्दों को सीमित करें तो इसका भाव पूर्ण नहीं होगा। एक और शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, अभी तक जो हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा वो एक शब्द होते थे, नाउन या फिर एडजेक्टिव। यहां पर ग्रुप आ रहा है ऑन द टेबल। ऑन द टेबल को अगर हम थोड़ा सा समझें तो स्थान का बोध हो रहा है। ऑन द टेबल, मेज पर स्थान का बोध हो रहा है। तो स्थान का बोध जो है एडवर्ब्स में आता है। मतलब ये पूरे का पूरा कॉम्प्लीमेंट है और इसका टर्म है एडवर्ब। मतलब ये लास्ट वाला कॉम्प्लीमेंट है वो एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट या एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट बी क्रियाओं के बाद वाक्य के भाव को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये सारे उदाहरणों में हम लोगों ने देखा। आशा है आज का ये जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, देखिए इससे पार्ट के पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। वर्ब अर्थात क्रिया, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, कॉम्प्लीमेंट अर्थात वर्ब। वर्ब के बारे में पहले हम डिटेल में
चुके हैं। वर्ब का तात्पर्य है ऐसे सब जैसे कार्य का बोध हो। He reads, reads इसमें वर्ब है। They are going इसमें वर्ब है। Sohan is writing a letter, is writing इसमें वर्ब है। You have completed your homework, completed have completed इसमें वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ने क्रिया के प्रभाव को देखते हुए ये दो भागों में बांटा जा सकता है। इससे दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव का बोध कराते हैं। क्रिया से पहले किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव का बोध कराते हैं। क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो शब्द आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। He writes a letter, ऑब्जेक्ट है, a letter निर्जीव है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मोहन bought a car, ऑब्जेक्ट है कार, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव है। He wrote his principal an application, दो ऑब्जेक्ट है, his principal सजीव, indirect ऑब्जेक्ट, an application निर्जीव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट है he wrote his father a letter, दो ऑब्जेक्ट है, his father सजीव, indirect ऑब्जेक्ट, a letter निर्जीव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक। बी क्रियाओं के बाद वाक्य के भाव को अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट में हमने देखा जैसे ही वाज ए किंग, राजा कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। राम वाज क्लेवर, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दे आर स्टूडेंट, स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है तो नाउन कॉम्प्लीमेंट। सी इज लेजी, कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दे द कप्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्ब है तो इसे हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आशा है आज का ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।